कैसे हैं? तो आज फिर से वेक्टर का फोर्थ लेक्चर है और इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है और इसका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ इक्वेशंस लिखा हुआ है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल टू 2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B इक्वल टू 4 and angle between them is 60 degree, then magnitude of A minus B equal to what, है ना। इसका मैग्नीट्यूड निकालना और नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है कि ऑप्शन ए में है √13, ऑप्शन बी में है 3√3, ऑप्शन सी में है √3 और ऑप्शन डी में है 2√3। तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस है ये पिछले लेक्चर में ही मैंने दिया था और मैंने बोला था कि आप लोग जब वीडियो देखेंगे वहाँ पर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और सोल्व करके कमेंट में भी बताएंगे, लेकिन उसमें सिर्फ एक बच्चा जो है उसने कमेंट किया है और सोल्व करके उसने कमेंट करके बतलाया है। लेकिन तो निकम्मो प्लीज जो क्वेश्चंस टास्क जो मिलता है उसे सोल्व किया करो, ठीक है। और इसको अभी हम सोल्व करेंगे। देखो फिजिक्स का एक रूल है, फिजिक्स का एक अपना रूल है। वो रूल क्या है कि फिजिक्स का कहता है कि या तो देखो अगर फिजिक्स अगर सीखना है तो या तो तुम फिजिक्स को फाड़ दो और नहीं तो फिजिक्स तुम्हें फाड़ के रख देगा। तो इसलिए कोशिश यही करो कि फिजिक्स को तुम फाड़ दो, ठीक है। और उसके लिए हम एक एक पॉइंट, एक एक बेसिक पॉइंट को हम समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। हम समझाने की कोशिश करेंगे और आप लोग उसे समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए लेके चलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। प्यारा सा क्यूट सा टॉपिक है ना। चलिए तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं, देन फिर इसको पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चंस पे आते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे सोल्व होगा, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। चलो देखो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इक्वल टू 2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B इक्वल टू 4, है ना, और एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, देन वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस B। तो बच्चों जिस तरह से हम वेक्टर R का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखते हैं कि R इक्वल टू √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये कैसे आया था तो पता है ना सबको। पिछले बार जब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने बता रहा था तो उस टाइम मैंने बताया था कि ये कैसे आता है। और एक चीज, हाँ एक चीज और बता दो इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जब हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जब पढ़ेंगे तो उसमें जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आएगा यानी कि R इक्वल जो आएगा वो भी यही आएगा कि R इक्वल टू √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आने वाला है वो भी सेम ही आने वाला है। तो प्रॉब्लम है कि सर तो फिर इससे बेनिफिट क्या हुआ कि अलग से पढ़ रहे हैं, पैरेललोग्राम अलग और ट्रायंगल लॉ ऑफ अलग, दोनों में अंतर क्या हुआ, फिर पढ़ने से भी फायदा क्या हुआ। तो उसका फायदा दिखेगा जब इसके ऊपर न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे, तब इसका बेनिफिट है कि पैरेललोग्राम लॉ का बेनिफिट क्या होता है। चलिए आइए इसको सोल्व करें। तो हमने पढ़ा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या होता है कि √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। कब? जब दो वेक्टर ऐड हो रहे हो यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B हो रहा हो तब, है ना। यहां पर बच्चों हमें A माइनस B पूछ रहा है तो हम A माइनस B के लिए क्या करेंगे, तो A माइनस B का अगर हमें रिजल्टेंट निकालना हो तो R इक्वल टू जो A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, तो A माइनस B का होल स्क्वायर होता है कि A स्क्वायर क्या होता है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, सॉरी माइनस 2AB cos थीटा। A स्क्वायर, अच्छा सिर्फ A माइनस B का होल स्क्वायर है ना, हाँ तो A माइनस B का होल स्क्वायर होता है बच्चों कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो अच्छा, और ये जो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा जो आया था, हम इसे कहीं ना कहीं A प्लस B के होल स्क्वायर के ऊपर हम इसको तोड़े थे और हमें वहां से आंसर मिला था कि √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, बस R के लिए एक काम करना है
कि यहाँ पर जो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के ऊपर जो तोड़े हैं, तो यहाँ पर हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस सिंपली माइनस 2ab cos थीटा, माइनस 2ab cos थीटा। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया? तो ये फॉर्मूला बन गया कि रिजल्ट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इक्वल टू a माइनस बी का। अब जो है फॉर्मूला जो बन गया है r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये किसका बन गया है? तो a माइनस बी का। ठीक है, तो वेरी सिंपल, इसी फॉर्मूला के ऊपर इसे क्या करना है, इसको हमें करके आंसर निकालना है। तो बच्चों एक काम करें, इसमें से मान लें कि हमें a बराबर कितना, a बराबर हमें दिया हुआ है 2, b बराबर दिया हुआ है 4 और थीटा इक्वल टू दिया हुआ है ऑप्शन, एक काम करते हैं यहाँ पर लिखते हैं कि हमें a बराबर दिया हुआ है कितना 2, b इक्वल टू दिया हुआ है कितना 4 और थीटा इक्वल टू दिया हुआ है कितना 60 डिग्री, है ना। यहाँ पे देखिए थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4। तो यहाँ से r इक्वल टू आर स्क्वायर, इस से हम रूट को हटा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कि आर स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो जब यहाँ से प्लस 2ab cos थीटा करेंगे बच्चों, तो यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा, सॉरी गाइस, थोड़ा बीच में एक इंपॉर्टेंट कॉल की वजह से बीच में वीडियो को ब्रेक करना पड़ा था। चलो कंटिन्यू, नाउ कंटिन्यू। तो जब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा के ऊपर से रूट उठाएंगे, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, तो आर स्क्वायर आ जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब इसके ऊपर बैठा दीजिए a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 4 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, क्योंकि b बराबर 4 हमें दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू ab, तो a कितना है 2 इंटू b कितना है, तो b है बच्चों 4 इंटू cos थीटा, और cos थीटा, थीटा का मान कितना है, थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो cos 60 कितना होता है बच्चों, तो cos 60 होता है 1/2, यहाँ से हो गया 1/2, तो ये 2 से 2 क्या हो गया मर गया, तो बच क्या गया, तो बच गया कि 16 प्लस 4 यानी कि 16 प्लस 4 हो गया 20, माइनस इस तरफ कितना बच गया, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 बच्चों। अब यहाँ से देखिए कि आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, तो रूट 12, और रूट 12 को क्या हम 2√3 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 3 जा कितना होता है बच्चों 12, तो यहाँ से इसका क्या आ जाएगा रूट 12 का आर स्क्वायर इक्वल टू रूट 12, और जब 12 का जब रूट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमें 2√3, तो यहाँ से हमारा आंसर कितना मिल गया 2√3, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, तो अभी वेक्टर एडिशन पर और भी न्यूमेरिकल्स लेंगे, लेकिन पहले थोड़ा हम पैरेललोग्राम लॉ को पढ़ ले, इसके बाद हम इसके ऊपर और भी अच्छा न्यूमेरिकल्स, अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। प्यारा सा क्यूट सा टॉपिक है ना, तो चलिए चलो बच्चों, अब देखिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ चुके थे, अब है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक रूल लिख कर रख दिया पैरेललोग्राम लॉ का, तो सबसे पहले मैं एक बार रूल को जो है वो डिफाइन कर देता हूँ, देन फिर आगे मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों कि इफ टू वेक्टर एक्टिंग ऑन द सेम पार्टिकल, अगर किसी सेम पार्टिकल पर दो वेक्टर एक्टिंग हो रहा है एट अ सेम टाइम में, represented in magnitude and direction by two adjacent side of parallelogram drawn from the point, their resultant vector will be represented in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram drawn from the same point। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, समझिए यहाँ पर समझिए। जैसे बच्चों मैंने क्या किया था कि ट्रायंगल लॉ में क्या किया था कि एक वेक्टर कुछ इस तरह से था, वेक्टर ए, ठीक है, दूसरी वेक्टर कुछ इस तरह से था,
इस तरह से। ए था बच्चों वेक्टर बी, क्लियर। और इस वेक्टर बी का रिजल्टेंट हम कैसे बनाते थे, तो वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड तक एक लाइन ड्रा करते थे, यानी कि रिजल्टेंट के लिए एक लाइन ड्रा करते थे, और वो हमारा क्या होता था, तो वो होता था रिजल्टेंट वेक्टर, वो होता था हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो इसमें भी वही करेंगे कि एक वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड तक एक लाइन ड्रा करेंगे इस तरह से, और ये हमारा हो जाएगा बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर, ए हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, ए वाला हो गया हमारा वेक्टर आर। एक ये हो गया बच्चों, तो ये हो गया वेक्टर आर। बच्चों क्या हम इस वेक्टर बी को यहां पर शिफ्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वेक्टर लॉ वेक्टर शिफ्टिंग में, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर में मैंने पढ़ चुका है कि वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो एक काम करते, इस वेक्टर बी को उठा के हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम डिफरेंट नहीं होने देंगे। तो मैंने क्या किया कि इस वेक्टर बी को यहाँ से उठाया और यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। जितना मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का यहाँ पर, उतना ही मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का यहाँ पर। जिस तरफ डायरेक्शन वेक्टर बी का यहाँ पर, उस तरफ वेक्टर बी का डायरेक्शन भी रखेंगे यहाँ पर। तो वेक्टर बी को उठा के मैंने ऐसे इसको यहाँ पर शिफ्ट करा दिया, कुछ इस तरह से बच्चों। नहीं शिफ्ट हुआ है अभी, ये लीजिए, ये हो गया वेक्टर बी को हम मैंने यहाँ पर ऐसे शिफ्ट करा दिया, क्लियर। क्या हम वेक्टर ए को शिफ्ट करा सकते हैं? बिल्कुल शिफ्ट करा सकते हैं बच्चों। तो वेक्टर बी को भी हम शिफ्ट कराएंगे, लेकिन 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 क्या, तो वेक्टर बी को सॉरी वेक्टर सॉरी गाइस, वेरी वेरी सॉरी। तो जब वेक्टर ए को जब हम शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर ए का भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगा, यानी कि चेंज नहीं होना चाहिए। तो वेक्टर ए को हम उठाएंगे, यहाँ पर शिफ्ट कराएंगे। तो ए लीजिए, ए वेक्टर ए को भी मैंने शिफ्ट करा दिया, ये हो गया वेक्टर ए। अब देखिए कि वेक्टर बी है सो इस तरफ है, वेक्टर ए जो है सो इस तरफ है, इसका रिजल्टेंट अभी भी तो यही आएगा ना, वेक्टर आर। क्योंकि रिजल्टेंट क्या होता है कि फर्स्ट वेक्टर का टेल लास्ट वेक्टर के हेड से मैच कर रहा होता है ना, और वही क्या कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर बच्चों, है ना। तो यहां पर देखिए कि वेक्टर ए प्लस बी, यहां पर भी वेक्टर ए प्लस बी या फिर वेक्टर बी प्लस ए, ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि वेक्टर ए प्लस बी को वेक्टर बी प्लस ए भी लिखते हैं, और इसे ही कहा जाता है कि वेक्टर जो है वो एक कम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव, और इसके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर जब करेंगे तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो क्या वेक्टर आर जो आ रहा है, यानी कि डायगोनल, क्या आपको डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम दिख रहा है? क्या पूरा फिगर आपको एक पैरेललोग्राम दिख रहा है? और क्या वेक्टर आर जो है वो पूरा पैरेललोग्राम का एक डायगोनल दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। तो अगर इसका नाम पहले, इसका नाम हम यहां पर लिखते ओ ए, ये तो लिखा हुआ है ना, पी क्यू आर, ठीक है। अब इसमें हमें निकालना है रिजल्टेंट, हमें निकालना है बच्चों रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा। तो जो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा वही इस वेक्टर, इस दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट हो जाएगा। तो अगर हम यहां से इस पैरेललोग्राम का डायगोनल निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे? तो एक काम करते हैं, ये जो वेक्टर ए है इसको थोड़ा आगे बढ़ा ले, ये लीजिए, इसको डॉट डॉट करके मैंने इसको आगे बढ़ा दिया थोड़ा, ये लीजिए आगे बढ़ गया, ठीक है। एक काम करें, इस वेक्टर बी जो है, वेक्टर बी के हेड से नीचे की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दे, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये लीजिए, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, हो गया बच्चों। क्या किया कि मैंने सबसे पहले इस क्यू पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, और यहां से मैंने ये लीजिए इस लाइन को मैंने क्या किया, आगे बढ़ा दिया। अब देखिए, क्या ये आपको, इसको हम इस पॉइंट को मानते हैं बच्चों एस, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं एस। तो क्या आपको ट्रायंगल क्यू आर एस राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? कौन सा? तो ट्रायंगल क्यू आर एस क्या है बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें क्यू आर क्या है? हाइपोटेन्यूज है, आर एस क्या है? बेस है, और क्यू एस क्या है? परपेंडिकुलर है ना।
अब थोड़ा सा इस रूल को एक बार पढ़िए। रूल क्या कहते हैं कि अगर कोई वेक्टर है तो आप उसे एडिशन करें तो उस वेक्टर का जो दोनों वेक्टर जो है वो पैरेललोग्राम का साइड की तरह बिहेव कर रहा है। देखिए साइड की तरह, इस पैरेललोग्राम की साइड की तरह बिहेव कर रहा है, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो क्या है, रिजल्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। यानी कि वही क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर को बताया गया। यानी कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट को बताएगा। तो अब हम यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे, यानी कि इस पैरेललोग्राम में मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे। तो आइए चलिए निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि वेक्टर एक को थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट कर लिया, यानी कि आगे बढ़ा लिया। इसके बाद फिर यहां से एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अब एंगल क्यू आर एस में देखिए बच्चों कि यहाँ पर क्यू आर क्या है, तो वो है हाइपोटेन्यूज, आर एस क्या है तो बेस है, और एस क्यू या क्यू एस ये क्या है, परपेंडिकुलर है बच्चों। तो अगर हम यहां से लिखना चाहें कि ट्रायंगल क्यू आर एस में कि साइन थीटा इक्वल टू, फिर से वही वाली बात जो ट्रायंगल लॉ में पढ़े थे, साइन थीटा इक्वल टू, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर है क्यू से एस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों क्या हाइपोटेन्यूज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के बराबर है। अब इसका हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, ये लीजिए बी के बराबर है। क्या हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल क्यू आर एस का जो हाइपोटेन्यूज है वो बी के बराबर है, जी हाँ बिल्कुल बी के बराबर है। तो इसलिए मैंने हाइपोटेन्यूज क्या मैंने लिख लिया बी। तो यहां से अगर हम परपेंडिकुलर निकालना चाहे क्यू एस, तो हमें क्यू एस क्या मिल जाएगा बच्चों, तो क्यू एस इक्वल टू मिल जाएगा बी साइन थीटा। क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा बी साइन थीटा। यानी कि हमें यहां से इसका परपेंडिकुलर यानी कि ट्रायंगल क्यू आर एस का परपेंडिकुलर क्या मिल गया, बी साइन थीटा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस। अब अगर इस ट्रायंगल क्यू आर एस में हम लिखना चाहें कि cos थीटा इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बच्चों, तो इसका बेस है आर एस, तो क्या हो जाएगा कि आर एस अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों, तो हाइपोटेन्यूज फिर से आ गया बी, है ना। तो यहां से आर एस यानी कि बेस बराबर फिर से क्या आ जाएगा, तो फिर से आ जाएगा कि आर एस यानी कि बेस बराबर क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा बच्चों बी कॉस थीटा। यानी कि फिर से हमारा आ गया बी कॉस थीटा। क्लियर, यहां तक बात समझ में आई। चलो, तो ट्रायंगल क्यू आर एस में बच्चों हमें परपेंडिकुलर मिल गया, क्या मिल गया, बी साइन थीटा, और और इसका बेस मिल गया हमें बी कॉस थीटा। क्लियर। चलिए अब थोड़ी सी एक बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस बड़े वाले ट्रायंगल को। कौन सा, तो ट्रायंगल कौन सा, ओ क्यू एस। ट्रायंगल ओ क्यू एस को थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चों। क्या ट्रायंगल ओ क्यू एस में, क्या ट्रायंगल ओ क्यू एस में आपको क्यू और एस परपेंडिकुलर दिख रहा है, क्यू एस परपेंडिकुलर दिख रहा है बच्चों, बिल्कुल हाँ। क्या ट्रायंगल ओ क्यू एस में ओ आर प्लस आर एस, ओ आर प्लस आर एस आपको बेस दिख रहा है बच्चों, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये काम करें, अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल में, अच्छा और क्या इसमें आपको ओ क्यू, ओ से क्यू, ओ क्यू, क्या आपको रिजल्टेंट दिख रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि हाइपोटेन्यूज, ये वेक्टर रिजल्टेंट है ना, ये हाइपोटेन्यूज दिख रहा है बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल के लिए यहां से हम लिखना चाहें कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर। अब थोड़ा सा इस तरफ इसको पहले मिटा लेते हैं, इस लॉ को जो इस तरफ रूल लिखा हुआ है, इसके बाद इधर कैलकुलेशन करते हैं।
तो बच्चों अगर इस ट्रायंगल कौन सा, तो क्यू ओ क्यू एस में अगर हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी बेस का स्क्वायर लिखना चाहे तो हाइपोटेन्यूज के लिए क्या लिख लेंगे, तो आर। तो क्या लिख लेते हैं कि आर का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और इस बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कौन है, तो क्यू एस, और क्यू एस बराबर है पहले मिल चुका है कि बी साइन थीटा। तो क्या हम लिख सकते हैं कि बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और बेस कितना है बच्चों, तो ओ आर प्लस आर ए। सो ओ से आर कितना है, तो ए है, ओ आर कितना है, तो ए है, और आर एस कितना है, तो आर एस हम पहले निकाल चुके हैं बी कॉस थीटा। तो क्या हम बी स्क्वायर की जगह हम ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें यहां से फिर से वही करेंगे जो पिछले लेक्चर में मैंने किया था कि आर स्क्वायर इक्वल टू बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहां पर हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, क्या आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पर देख रहा है, अगर हम a को a मान ले और b cos थीटा को पूरा b मान ले, तो क्या है आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको तोड़िए तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिखते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसके लिए यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab यानी कि ab cos थीटा। क्लियर। अब यहां से बच्चों क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, एक काम करें, इस बी स्क्वायर कॉस साइन थीटा और इस बी स्क्वायर कॉस थीटा को एक जगह कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर। अब यहां से देखिए बच्चों, ए स्क्वायर को मैंने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस वाले टर्म में बी स्क्वायर दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहां से मैंने ले लिया बी स्क्वायर को कॉमन, तो क्या बच गया बच्चों, बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहां से बच्चों अगर आप देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो हो क्या गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर, तो सिर्फ बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और एक किसके बराबर है, तो ये आर स्क्वायर के बराबर है। अब इस आर स्क्वायर के ऊपर से अगर हम रूट हटाएंगे तो फिर से हमें मिल जाएगा कि आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी कि फिर से हमारा रिजल्टेंट क्या आ गया बच्चों, तो वही आ गया जो हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा क्या है, तो इस दो वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। थीटा क्या है, इस दो वेक्टर के एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। क्लियर। तो इस तरह से हम रिजल्टेंट निकालते हैं बच्चों। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दे कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट यानी कि अल्फा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट का मतलब क्या, अल्फा, ये क्या है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है ना, ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। यहां से किसी एंगल पर रिजल्टेंट वेक्टर है और इस एंगल को हम मान लिए अल्फा। तो अगर हम यहां से लिखना चाहें कि tan अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, तो इसका परपेंडिकुलर है tan थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका परपेंडिकुलर कितना है, तो इसका परपेंडिकुलर है b sin थीटा, और इसका बेस कितना है, तो बेस है बच्चों a प्लस बी cos थीटा। तो क्या हम यहाँ पर tan अल्फा इक्वल टू
हम ऐसा लिख सकते हैं कि बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूला को भी बच्चों आप लोग याद रखेंगे, ये tan अल्फा को। और tan अल्फा क्या बताता है? तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बताता है। tan अल्फा क्या बताता है? तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बताता है। यानी रिजल्टेंट वेक्टर कितने डिग्री पर है ये कौन बताएगा? तो tan अल्फा बताएगा। और tan अल्फा का वैल्यू क्या होता है? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यानी कि बी sin थीटा और बेस तो a प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर? तो बस यही था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बस यही था बच्चों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब जो है ये तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया। अब इसका यूज कहां पर आता है ना? तो यूज के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले इसके ऊपर 2-3 न्यूमेरिकल सम कर लेते तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले को रिपीट होना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आइए इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2 क्वेश्चंस लिया है। पहला क्वेश्चन क्या है कि टू वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 8 एंड 10, two vector having magnitude 8 and 10 can have maximum and minimum value of magnitude of their resultant। यानी कि कोई दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 8 है और 10 है, तो उसका उसके रिजल्टेंट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों और मिनिमम मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो जब मैं पढ़ा रहा था वेक्टर एडिशन, जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम मैंने बताया था कि जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, जब पैरेलल वेक्टर होते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और जब वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? मिनिमम होता है। और मैंने बताया भी था कि अगर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड के लिए क्या लिखते हैं कि वेक्टर आर यानी कि रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, जब वेक्टर पैरेलल होता है तो उसके लिए क्या लिखते हैं? उसके लिए मैंने बताया था कि r इक्वल टू क्या करते हैं? तो सिंपली लिखते हैं कि r इक्वल टू r मैक्स, या फिर r इक्वल टू क्या लिखते हैं? तो a प्लस बी। सिंपल a प्लस बी कर देंगे। तो a प्लस बी करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम क्या आ जाएगा? तो a कितना है? a इक्वल टू 8 और b इक्वल टू कितना है? 10। तो 8 प्लस 10 कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 18। यानी कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है बच्चों? तो 18 हो सकता है। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या होगा? 18। मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर की बात करें तो मिनिमम के लिए क्या बताए थे कि जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो, जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो, जब वेक्टर अगर पैरेलल हो, जब वेक्टर अगर पैरेलल हो तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और जब वेक्टर एंटी पैरेलल हो तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? मिनिमम होता है। तो एंटी पैरेलल में मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या बताए थे कि a माइनस बी, और a माइनस बी करेंगे तो बड़ा वालों को हम a मान लेते हैं, कोई दिक्कत? तो बड़े वालों की a मान तो कितना जाएगा? 8 माइनस 10 और 8 माइनस सॉरी 8 10 माइनस 8 और 10 माइनस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2। यानी कि इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? तो 18 हो सकता है। और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? तो 2 हो सकता है। अब इसमें देखिए 18 और 2 का ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन सी जो है बच्चों ये ऑप्शन सी 18,2 यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन से बच्चों की ट्रक ट्रैवलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 20 मीटर पर सेकेंड, a truck traveling towards north at 20 meter per second then turn west and travel at same speed, the change in its velocity will be। ऑप्शन ए में है बच्चों 40 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी में है 20√3 मीटर पर सेकेंड एंड ऑप्शन सी में 30√3 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी में है। जल्दी से 10 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करें, जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करें। बहुत 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 इजी क्वेश्चन है, जल्दी से लगाए, तड़का लगाए, क्वेश्चन का एक तड़का लगाओ यार, जरूरी है। चलिए सोल्व कर लिया। चलिए अब मैं सोल्व करता हूँ। देखिए इसमें कह रहा है कि एक ट्रक जो सबसे पहले नॉर्थ की तरफ जाता है और फिर वेस्ट को जाता है, कहा गया फिर वेस्ट को जाता है।
तो आपने डायरेक्शन तो देखा होगा ना मैप में। मैप का डायरेक्शन कैसा होता है बच्चों? तो ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है, इस तरफ ईस्ट होता है और इस तरफ वेस्ट वेस्ट होता है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब ट्रक जो है वो पहले जा रहा है नॉर्थ की तरफ, यानी कि ट्रक जो है वो पहले गया नॉर्थ की तरफ। कितने स्पीड से? तो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। क्लियर? इसके बाद ट्रक किधर को गया? तो उसके बाद ट्रक जो है वो वेस्ट को गया है और सेम स्पीड से गया है। तो ट्रक जो है वेस्ट को गया सेम स्पीड से। डायरेक्शन किधर को होगा इसका? वेस्ट की तरफ होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो सेम मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यानी कि एरो का लेंथ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये भी कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये भी हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। मैंने क्यों कहा कि एरो का लेंथ सेम होना चाहिए? क्योंकि एरो का जो लेंथ होता है वो लेंथ क्या बताता है? तो वो लेंथ मैग्नीट्यूड बताता है। और एरो क्या बताता है? तो डायरेक्शन बताता है। यानी कि ऊपर की ओर गया यानी कि नॉर्थ की तरफ गया, इस तरफ आया यानी कि वेस्ट की तरफ गया। एरो देखो, एरो क्या है? पहले और एरो नॉर्थ की तरफ है, फिर एरो किधर है? वेस्ट की तरफ है। और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, यानी कि दोनों सेम स्पीड से चल रहा है दोनों दिशा में। क्लियर? अब इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बच्चों? तो पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड की तरफ एक एरो ड्रा करो, एक लाइन ड्रा करो, और उसका एरो किधर रखेंगे? तो उसका एरो रखेंगे लास्ट वेक्टर के हेड की तरफ, यानी ये हो जाएगा हमारा आर, यानी कि रिजल्टेंट। क्लियर? क्या इस दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री दिख रहा है। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? थीटा कितना है? 90 डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री। तो इसके बाद क्या करेंगे? तो इसके बाद कुछ नहीं करना, बस आर इक्वल टू क्या होता है बच्चों? आर इक्वल टू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर? अब इस पे लगा दीजिए इसी फॉर्मूला के ऊपर। तो अंडर रूट ए का स्क्वायर किसी दोनों तो एक ही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए और बी का दोनों का वैल्यू सेम है। तो ए का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 प्लस बी का स्क्वायर तो फिर से 20 का स्क्वायर तो हो जाएगा 400 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 20 इंटू 20। अब यहाँ पर cos 90, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है? तो cos 90 का वैल्यू होता है बच्चों 0। ये लिख दिए गुना 0। तो ये जो 2ab cos थीटा ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। यानी कि ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया? 0। तो बच क्या गया? तो बच गया अंडर रूट 400 प्लस 400 यानी कि 800। और रूट 800 को क्या लिखेंगे? 400 गुने 2, और 400 के ऊपर रूट तो हो जाएगा 20, यानी कि हो जाएगा 20 रूट 2। यानी कि इसका चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों? तो वो हो जाएगा 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर यूनिट हमें मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा? इसका ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा, अंडर रूट ए स्क्वायर। यानी कि इसका ऑप्शन फिर से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ऑप्शन में सी लिखा है ना? ऑप्शन मैंने सही लिखा है बच्चों, ऑप्शन 20 रूट 3। नहीं नहीं, 20 रूट 3 नहीं, 20 रूट 2 ही है। 20 रूट 2 है यहाँ पर। सेकंड सेकंड ऑप्शन में जो वो 20 रूट 2 यानी कि 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी जो है वो क्या है? करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब जो है इसके ऊपर थोड़ा और न्यूमेरिकल्स लेते हैं, तो मिटाते हैं इसको। अब लेते हैं फिर थोड़ा सा एक अलग न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों ये जो है अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज R1। ध्यान से सुनने का क्वेश्चन, ध्यान से सुनने का, ध्यान ट्राई करने का। क्वेश्चन है कि द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज R1 एंड रिवर्सिंग द वेक्टर बी, reversing the vector b, the resultant become R2. But then what is the value of R1 square plus R2 square? फिर से क्वेश्चन को रीड करें कि the resultant of A and B is R1 and reversing the vector B, the resultant become R2. What is the value of R1 square plus R2 square?
तो जल्दी से इस क्वेश्चंस को ट्राई करें बच्चों, और जल्दी से क्वेश्चंस को ट्राई करें। 10 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चंस को ट्राई करें और कमेंट में जल्दी से इसका आंसर बताएं कि कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ऑप्शन ए में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन बी में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन सी में है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन डी में 2 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करें और कमेंट करके बताएं। 10 सेकंड के जल्दी से वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चंस को सोल्व करें, देन कमेंट करें। चलिए हम ट्राई करें। चलो देखो, द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज R1। तो ए और बी का रिजल्टेंट जो है क्या है, R1 है। और रिवर्सिंग द वेक्टर बी, यानी कि a प्लस बी का रिजल्टेंट R1 है, यानी कि a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी बच्चों, a प्लस बी। तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि R1 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी, वेक्टर a प्लस वेक्टर b को कैसे हम ऐड करते हैं, अभी जस्ट पता है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b को अगर ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या लिखते हैं कि अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और जब इसके ऊपर से रूट हटेगा तो r के ऊपर स्क्वायर पड़ जाएगा। तो मैंने वही तो किया कि r1 का स्क्वायर यानी कि r के ऊपर स्क्वायर डाल दिया कि r1 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी कि r1 का स्क्वायर, मार्कर भी कभी कभी धोखा दे जाता है यार, r1 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद क्या कहता है कि रिवर्सिंग द वेक्टर बी, वेक्टर बी को क्या करो, रिवर्स कर दो, यानी कि a माइनस बी, और a माइनस बी का रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे, तो a माइनस बी का रिजल्टेंट यानी कि r1 का स्क्वायर तो r2 का स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपली वही करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस क्या, तो 2ab cos थीटा की जगह हम माइनस 2ab cos थीटा कर देंगे। तो करो, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के जगह क्या कर देंगे माइनस 2ab cos थीटा। क्लियर, क्लियर। आप क्या करेंगे, तो हमसे पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर करो बच्चों, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा देखिए, अच्छा r2 का स्क्वायर, तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर कितना है, तो r1 का स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस, तो प्लस r2 का स्क्वायर बच्चों, इसके बाद प्लस में क्या है, इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं बड़ा बड़ा ताकि दिखे आप लोगों को। r1 का स्क्वायर ऊपर में आ चुका है, r1 का स्क्वायर क्या है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसके बाद r1 के स्क्वायर के बाद क्या करता है, r2 का स्क्वायर, तो r2 का स्क्वायर कितना है, तो प्लस r2 का स्क्वायर कितना है, तो r2 का स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab cos थीटा, तो माइनस 2ab cos थीटा, माइनस 2ab cos थीटा। अब इसमें देखो बच्चों, प्लस 2ab cos थीटा माइनस 2ab cos थीटा क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, तो कैंसिल आउट कर दो, तो माइनस प्लस 2ab cos थीटा माइनस 2ab cos थीटा क्या हो गया, मर गया तो बच क्या गया, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इधर भी a स्क्वायर इधर भी a स्क्वायर, तो क्या हो गया बच्चों, हो गया 2a स्क्वायर प्लस इधर भी b स्क्वायर बच गया, इधर भी b स्क्वायर बच गया, तो क्या हो गया 2b स्क्वायर। तो देखो 2 इसमें भी और इसमें भी, दोनों में 2 क्या है, कॉमन है, तो कॉमन ले लिए, तो हो गया कि 2 कॉमन लेने के बाद बच गया a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया आंसर, यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, यानी कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, टू फोर्स whose magnitude are ratio of 3:5, दो फोर्स है जिसके मैग्नीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है 3:5, गिव द रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन, और दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कितना है बच्चों, तो वो है 28 न्यूटन। इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, यानी कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो दिया वो कितना है, 60 डिग्री। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, यानी कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चंस, बहुत ही सस्ता क्वेश्चंस है, तो जल्दी से वीडियो को 10 सेकंड के लिए पॉज करें और जल्दी से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करें। बहुत ही सस्ता क्वेश्चन, इतना सस्ता आज तक टमाटर भी नहीं मिलता जितना सस्ता क्वेश्चन है, टमाटर से भी सस्ता क्वेश्चन। आजकल टमाटर भी 10 रुपए के 3 किलो मिल जाते हैं, नहीं इतना सस्ता हो रखा है, इतना सस्ता तो क्वेश्चन भी नहीं होता, टमाटर भी नहीं होता। जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करें। चलिए मैं ट्राई करता हूं। दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का रेशियो जो है वो क्या है 3:5। तो लेट्स द रेशियो टू बी x, तो यहां से कितना हो जाएगा कि 3x प्लस 5x, यानी कि 3x, एक को हम 3x लिख ले, एक को 5x लिख लिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या क्या मान ली कि रेशियो अगर x है तो क्या हो जाएगा 3x, एक हो जाएगा वेक्टर, एक वेक्टर a को 3x और वेक्टर b को हम क्या लिख दिए 5x। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या करता है बच्चों 28 न्यूटन, तो यानी कि r इक्वल टू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 28 न्यूटन, और F1 कितना दिया हुआ है 3x, और F2 कितना दिया हुआ है 5x। क्लियर, अब तो समझ में आ रहा होगा, अब तो बन जाएगा ना, कोई नहीं फिर से हम भी बनाते चलते हैं। r इक्वल टू क्या लिखते हैं बच्चों, तो r इक्वल टू लिखते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहां से बच्चों बताइए कि थीटा का वैल्यू इसमें क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, यानी कि थीटा आपको दिया हुआ है इसमें कितना, तो 60 डिग्री। आर कितना दिया है 28, तो 28 इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर, यानी कि 3x का स्क्वायर। तो जब 3x का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 5x का स्क्वायर, 5x का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो 2 इंटू ए कितना है, तो ए है 3x प्लस बी कितना है 5x, सॉरी इंटू ना, 3x इंटू 5x इंटू cos 60, और cos 60 कितना होता है बच्चों, तो cos 60 होता है 1/2, 1/2, तो 2 से 2 यहाँ मर गया, तो बच क्या गया है, तो बच गया 28 इक्वल टू अंडर रूट 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस कितना हो गया, तो 5 3 जा 15 या 3 5 जा 15, और x इंटू एक्स x इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट 15 प्लस में 15x स्क्वायर। अब तो ये बन जाएगा आसानी से, यहाँ से क्या करेंगे कि 28 इक्वल टू, अब इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद कितना आएगा, तो एक काम करेंगे आप इसको ऐड कर लीजिएगा, ऐड करने के बाद यहाँ से जो आपको x का वैल्यू मिलेगा उस x की वैल्यू को आप पुट कर देंगे F1 में, तो आपको F1 का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। फिर एक बार x का वैल्यू पुट करेंगे F2 में, तो आपको F2 का वैल्यू मिल जाएगा, तो वहां से आपको मिल जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ F1 और मैग्नीट्यूड ऑफ F2, और इसके बाद आप आसानी से सिंपल तरीके से इस क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पाएंगे, यानी कि आपको आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों
आज के लिए बस यही। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी अच्छा अच्छा मस्त प्यारा सा क्यूट सा अच्छा सा क्वेश्चन ट्राई करेंगे इसी टॉपिक पर, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के ऊपर ही। इसके बाद थोड़ी सी इसका यूज के बारे में पढ़ेंगे और इसके ऊपर अच्छा अच्छा क्वेश्चन ट्राई करेंगे, साथ में कर चलेंगे तो थोड़ी बहुत इसके बारे में और भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और इसके बाद डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, अब आप लोग सोच रहे हैं कि सर जब यहाँ पर एडिशन ऑफ वेक्टर बता दिए, वेक्टर लॉ लॉ ऑफ एडिशन, तो सर सब्ट्रैक्शन कहाँ गया? तो बच्चों सब्ट्रैक्शन ही बताए, लेकिन वेक्टर में सब्ट्रैक्शन नाम का कोई चीज होता नहीं। होता है क्या कि वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी हम लिखते हैं, क्लियर? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अगर वेक्टर बी को हम रिवर्स कर दें, अगर वेक्टर बी को हम रिवर्स कर दें, एंटी पैरेलल कर देते हैं, तो वही तो बन जाता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। बात समझ में आई? वही तो बन जाता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। वेक्टर बी को कुछ नहीं करो, सिर्फ एक बार रिवर्स कर दो, वेक्टर को एंटी पैरेलल कर दो, तो बन जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यानी कि हो गया सब्ट्रैक्शन, है ना? तो खैर इसके बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखिए, अपना नोट्स खुद से बनाइए, क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के ऊपर अगर कहीं भी क्वेश्चंस मिले तो उसको ट्राई कीजिए। अगर आपके पास डीसी पांडे का बुक है तो वो ट्राई कीजिए, एररलेस है तो वो ट्राई कर लीजिए, एससी वर्मा है तो वो ट्राई कर लीजिए, या फिर अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो एनसीईआरटी इज द बेस्ट, तो उसको ट्राई कर लीजिए। तो जो बुक्स है, किसी भी बुक से वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का अगर क्वेश्चंस मिलता है तो आप उसको ट्राई कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं कमेंट करके इसका आंसर आप हमें जरूर बताएंगे। हमें उम्मीद है कि आप इसका आंसर जरूर बताएंगे कि F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। ठीक है, थैंक यू।